हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कमली, कल बहू को ज़रा अलता तो लगा देना, वे मायके जाएगी। और तू घर जाते जाते रास्ते में पार्लर वाली को बोलते जाना। अच्छा तू रहने दे, मैं ही फ़ोन पर बुला लूँगी, थोड़ा मेहंदी भी लगा देगी, मानसी ने सहायिका कमली से कहा और आकर डाइनिंग टेबल के कुर्सी पर बैठ गई। यही तो ये समय होता था जब मानसी बेटे और पति को दफ्तर भेज आराम की सांस लेती और साथ में चाय की चुस्कियां भी। 6 महीने पहले ही बेटे का विवाह हुआ था। अब तो जैसे बहू आर्या के रूप में एक दोस्त ही मिल गई हो। मानसी को खूब जी भर के बात करती मानसी आर्या से, बिल्कुल दोस्त की तरह। शायद इतने दिन से अकेले रहते रहते अकेलापन का दंश अब समझ में आ रहा था जब बहू आ गई थी। रोज़ की भांति अपनी चाय लेकर कुर्सी पर बैठी ही थी मानसी। वैसे ही आर्या ने पूछा, मम्मी आप अपने मायके नहीं जाती। मानसी ने एक लंबी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से सिर्फ इतना ही कहा, नहीं। थोड़ी देर रुककर फिर बोली, रौबदार प्रतिष्ठित कुंवर चंदन प्रताप सिंह की बेटी हूँ ना, आखिर मुझ में उन्हीं का खून है ना बेटा, तो कैसे। सॉरी मम्मी यदि आपको मेरे पूछने से दुख पहुंचा हो तो। दरअसल आप मेरे मायके जाने की तैयारी इतने उत्साह से कर रही हैं तो मैं सोची आप यदि खुद। आर्या आगे कुछ और बोलती, मानसी ने स्वयं ही कहा, नहीं बेटा मुझे अब कोई दुख नहीं होता। शुरू शुरू में मुझे बहुत दुख होता था, अब नहीं। ये तो मत बोलिए मम्मी कि अब आपको दुख नहीं होता है। इस बार आर्या मानसी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे को अपने मायके जाने की आपकी उत्सुकता देख समझ में आती है मम्मी। खैर यदि आप चाहें तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हैं, आर्या ने कहा। चाय की आखिरी घूंट पीकर कप टेबल पर रखते हुए मानसी लंबी सांस लेते हुए बोली, बिल्कुल आर्या, ज़रूर बताऊंगी, तुझे सब कुछ बताऊंगी बेटा। रामगढ़ के प्रतिष्ठित राजपूत घराने में कुंवर चंदन प्रताप सिंह के घर मेरा जन्म हुआ था। परिवार के अलावा नौकर चाकरों के मध्य बचपन बीता। सच बताऊं, एक खांसी भी आती थी ना तो दौड़कर कोई आ जाता था। क्या हुआ। धीरे धीरे विशेष देखरेख में मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। किशोर अवस्था में तो मुझ पर और नज़र रखे जाने लगे थे। यदि मैं किसी के साथ हंस बोल भी लेती तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही खबर घर पहुंच जाती थी। आखिर कुंवर चंदन प्रताप सिंह की बेटी की बात जो थी। सच में आर्या, जब मैं दूसरी सहेलियों को देखती थी तो मुझे लगता था काश हमारा परिवार इतना कट्टर और सख्त ना होता। मैं भी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने घूमने फिरने जा सकती। बस फिर क्या था, एक दिन कॉलेज में हमारी अचानक से जल्दी छुट्टी हो गई। हम सहेलियों ने प्रोग्राम बना लिया कि आज फिल्म देखने चलेंगे। फिर वहीं से हम सब सहेलियां फिल्म देखने चले गए। मैंने सोचा था कि सही समय पर घर पहुंच जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। शायद वो मेरा पहली झूठ मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पापा साहब को पता चल चुका था। अनेक सवालों से जूझती हुई मैंने उस दिन स्पष्ट रूप से कहना ही उचित समझा, पापा साहब, यहाँ के माहौल में मेरा दम घुटता है। बस फिर क्या था, उसी दिन से पापा साहब जो घर सर्वे सर्वा थे, उनकी नज़र में मैं बिगड़ने लगी थी। क्या है ना आर्या, हमारे ज़माने में स्पष्ट रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी भी अभिभावकों के सामने नहीं थी। बस फिर क्या था, मेरे लिए वर्ड ढूंढना शुरू। हालांकि माँ साहब ने कई बार पापा साहब को भी और मुझे भी अलग अलग समझाया। पापा साहब की शक्तियाँ कम करने को कहती और मुझे मर्यादा के पाठ पढ़ाती। बेचारी माँ साहब दोनों तरफ पिसती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला मेरी शादी एक राजघराने में तय कर दी गई है। कुछ औपचारिकता बाकी है। बस उसी दिन मैंने फैसला किया और पापा साहब को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या सच मम्मी, क्या बताया आपने। आर्या की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। यही कि पापा साहब, मैं मयंक को पसंद करती हूँ। बस फिर क्या था, घर में भूचाल आ गया। मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। उन्हें लगता था कि एक बार शादी हो गई फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस फाइनल ईयर की आखिरी पेपर के दिन, पेपर ख़त्म होने के बाद मैं मयंक के साथ चली गई। हमने कोर्ट में शादी की।
फिर उसके घर गई। मेरे सास ससुर ने मेरी बहुत इज्जत के साथ स्वागत किया। मायके की पूरी फौज पहुंच चुकी थी मयंक के घर पर। मयंक और सास ससुर की समझदारी से धीरे धीरे मामला शांत हो गया, पर जाते जाते एक बात कह गए थे, उस घर में कभी कदम मत रखना, वरना हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। इससे मेरी धमकी नहीं, कसम समझना। क्या है ना आर्या, मुझे भी लगा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ पापा मुझे माफ़ कर अपना लेंगे, पर कभी कभी झूठी शान, दिखावटी बनावटी आडंबर के चलते लोग अपनी कीमती चीज़ भी खो देते हैं। कुछ दिनों बाद मयंक का तबादला दूसरे शहर में हो गया। हम वहाँ शिफ्ट हो गए। दिन बीतता गया। सहेलियाँ से, मोहल्लों से जिसका भी फ़ोन नंबर था, कभी कभी माँ साहब और पापा साहब का हालचाल मिल जाया करता था। सच बताऊँ, कभी कभी दुख भी होता था। देख, क्या है ना बेटा, मैं कभी अपने निर्णय पर पछताई नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर मयंक से शादी का फैसला लिया था। मयंक अच्छा लड़का था। सबसे बड़ी बात तो मेरी भावनाओं को समझता था। फिर मैंने अपनी माँ साहब को देखा था। सिर्फ राजघराने की बहू ही तो थी वे, और कुछ भी नहीं। मतलब उनकी खुद की सोच, खुद की विचार की कोई अहमियत ही नहीं थी, और मैं वैसे ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए कभी निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। बस दुख इस बात का हुआ कि मेरे अपने मम्मी पापा समाज और दिखावे के चक्कर में मेरी इच्छाओं को किनारा कर मुझसे संबंध तोड़ लिया। फिर मैंने प्रण किया, जब तक इज्जत से मेरे साथ मेरे पति मयंक को भी नहीं बुलाएंगे, तब तक मैं कदम नहीं रखूंगी उस घर में। समय बीतता गया। एक दिन फ़ोन आया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अरे कौन हो भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? अजीब सिर फिरे लोग हैं, जब बात नहीं करनी होती तो फ़ोन लगाते हैं। क्यों? झल्लाकर मैंने फ़ोन रख दिया था। धीरे धीरे 1-2 दिन के अंतराल में फ़ोन आते, पर मेरे हेलो बोलने पर उधर से कुछ आवाज़ ही नहीं आती। मैंने कई बार उस अनजान को फ़ोन पर डांटा भी, और फिर फ़ोन काट देती। ट्रू कॉलर में नंबर चेक किया, किसका फ़ोन है? उस पर सिर्फ पहेली लिखा होता था। जानती ही आर्या, एक दिन पहली बार मुझे लगा कि कहीं माँ साहब तो नहीं। फिर उसके बाद मुझे उस फ़ोन का रोज़ इंतज़ार रहता। एक तरफ से ही खूब बातें करती, कैसी हो माँ? अब मैंने माँ के बाद साहब लगाना छोड़ दिया था। शायद भावनाओं ने किसी औपचारिकता की जगह ही नहीं थी। मैं अपनी ओर से खूब बातें करती, कैसी हो माँ, प्लीज़ बात करना। अच्छा पापा हैं क्या पास में? कोई बात नहीं माँ, तो इसी तरह रोज़ फ़ोन करना। फिर एक दिन जैसे ही फ़ोन आया, मैं रोने लगी। आज तुझे बात करनी पड़ेगी माँ, एक बार तो बात कर ले, पापा ने कसम दिया है क्या? प्लीज़ माँ, एक बार तेरी आवाज़ तो सुन लूँ, एक बार माँ। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बहुत तड़पी, रोई, गिड़गिड़ाई हुई। तो मयंक इतने अच्छे हैं ना कि मुझे हमेशा सहारा देकर संभाला। जाने अनजाने मुझे रोज़ उस फ़ोन का इंतज़ार रहता, क्योंकि मैंने मान लिया था कि वे मेरी माँ ही हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से अनजान बनकर मुझे रोज़ फ़ोन कर मेरी कुशलता जानने की कोशिश करती है। फिर अचानक वो फ़ोन आना बंद हो गया। एक बार मेरा मन घबराया, कहीं नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। पर मैंने ठान लिया, पता लगा कर ही रहूँगी। पापा ने कसम डाल रखा था वहाँ मैं पैर ना रखूँ। फिर भी मैं कोशिश करके सहायिका, जो बचपन में मेरी देख रेख करती थी और जिन्हें हम सब मौसी कहते थे, इस सब की मौसी थी। माँ पापा भी उन्हें मौसी ही कहा करते थे। उनकी बेटी बुलबुल का फ़ोन नंबर खोज निकाला और बिना देर किए तुरंत फ़ोन लगा दिया। बिना कुछ सोचे समझे सीधे सवाल ही पूछ लिया, माँ साहब कैसी हैं? आप मानसी दी हैं? उधर से आवाज़ आई। हाँ बुलबुल, मैं मानसी। माँ कैसी है? एक बार मैं फिर भावुक हो गई थी। मैं सब समझ गई मानसी दी, वर्षों बाद आप आज अचानक कैसे फ़ोन की हैं? माँ साहब तो आपके जाने के 2 महीने के बाद ही। क्या? फिर वो फ़ोन? तू झूठ बोल रही है ना बुलबुल, मेरे पास एक फ़ोन आता था, वो पक्का माँ साहब का ही था। मैंने पूरे भरोसे से बुलबुल से कहा। पर वे फ़ोन करने वाली कभी बात नहीं करती होगी। मैंने ठीक कहा ना मानसी दी? हाँ, मैं आज आपकी पहेली को सुलझा ही देती हूँ मानसी दी।
आपके जाने के बाद एक बार माँ साहब ने आपको फ़ोन किया था, बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए, और वे मेरी माँ को बोली थी कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं मानसी की आवाज़ सुनकर उसकी कुशलता जान लेती हूँ। और आप जानती हैं मौसी, मानसी भी अनजाने में खुश हो जाती है, ऐसा माँ साहब ने मौसी को बताया था। उनका इस तरह फ़ोन करके खुश होना माँ को बहुत अच्छा लगा था। फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक से माँ साहब की मृत्यु हो गई। तब माँ ने पापा साहब से उनकी निशानी के तौर पर उनका मोबाइल मांग लिया था। बस उसी दिन से मेरी माँ आपकी सहायिका, जिन्हें आप मौसी कहती हैं, वे हर समय माँ साहब बनकर बिल्कुल उनकी तरह ही फ़ोन लगाकर आपकी आवाज़ सुनती थी, ताकि आप माँ साहब समझकर खुश होती रहें। शायद इसी मजबूरी ने उन्हें अपनी आवाज़ निकालने की कभी इजाज़त नहीं दी। मौसी इतना फ़र्ज निभाए मेरी खुशी के लिए, पर अब क्यों बंद हो गया मौसी का फ़ोन आना? क्योंकि अब वे नहीं रही। मानसी के साथ आर्या की आंखें में भी आंसू थे। इस बार आर्या ने अपनी सासू माँ का हाथ कसकर अपने हाथों में लिया और उनके आंसू पोंछ रही थी। तभी मानसी के फ़ोन की घंटी बजी। अननोन नंबर। हेलो। फिर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। कौन? प्लीज़ अब तो कोई पहेली ना बुझाओ। अरे आप पापा साहब हैं ना? हाँ बेटा, मैं कुंवर चंदन प्रताप सिंह नहीं, पापा साहब भी नहीं, सिर्फ मानसी का पापा बोल रहा हूँ। बेटा तेरी माँ की बरसी है, तुम और मयंक जरूर आना। मानसी के मुख से अन्यास निकला। पापा साहब? पापा साहब नहीं, सिर्फ पापा। तो कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।